खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कोरोना काल और स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को जवाब दिया। अखिलेश यादव की ओर से यूपी अस्पताल की हालत पर भाषण देने के बाद योगी इसका जवाब देने उठे। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए योगी ने कहा कि हम लोगों ने कम से कम कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। अखिलेश पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि आप कोरोना में लोगों की मदद का दावा कर रहे थे, लेकिन आप कहां गए थे? किसी ने उसको नहीं देखा। राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान मंगलवार को विधान भवन में खूब हंगामा भी हुआ। बाद में एसपी के विधायक सरकार के खिलाफ वॉकआउट कर गए। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब में हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। मैं खुद मौके पर गया हूं जिस समय कन्नौज का मेडिकल कॉलेज बन रहा था। मैंने कोशिश की कि सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बने। वहां 2 विभाग मैं खुद आंखों से गया। मैंने कहा देखूं वे विभाग शुरू हो गए कि नहीं शुरू हो गए। जैसे ही मैं विभागों की तरफ बढ़ा तो मैंने कुत्ते ही कुत्ते देखे वहां पर। 1-2 नहीं, 10-12 कुत्ते घूम रहे हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ताला है, आपके कैंसर डिपार्टमेंट में ताला है, दोनों में ताला है। दवाई है नहीं, मशीनें नहीं है। और जो इंस्टीट्यूशंस हमारी खड़ी की गई, पुरानी सरकारों ने भी बहुत कोशिश करके जो इंस्टीट्यूशंस खड़ी की हैं, अगर हम सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को अपना माने पीजीआई, आप किसी विभाग में किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, जिन मशीनों में, जिस लैबों में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, क्या वो मशीनें ऑब्सलीट हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं? ये सरकार बताए कि इन्होंने मशीनें कितनी खरीद करके डॉक्टर्स को दे दी। ठेले पे जा रहा है मरीज, ऑटो में जा रहा है मरीज, बैलगाड़ी में मरीज जा रहा है। आपकी एम्बुलेंस कहां है? और कंधे पे लाश जाना, मोटरसाइकिल पे लाश जाना, ये कहां की तस्वीरें हैं? ये विश्व तस्वीरें देखेगा तो कहां जाएंगे आप? जिस दिन गोंडा की घटना, ये कस्टोडियल डेथ की हुई थी, ये नवाबगंज थाने की जिस दिन घटना हुई है, उसी दिन गोंडा में एक नर्स ने, एक गर्भवती मां जिसने बच्चे को जन्म दिया, बोतल चढ़ रही थी, गलत इंजेक्शन लगा दिया, उस मां की उसी समय जान चली गई। क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जाने नहीं जा रही? क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से लोगों की किडनियां नहीं खराब हो रही हैं? ये सरकार जो दावा करती है कि झोला छाप जो डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टरों की नहीं दवाई चलने देंगे। ये खुद माननीय मंत्री बन गए हैं छापामार मंत्री। इनके छापों का असर क्या है? प्रतिपक्ष भी लोकतंत्र की व्यवस्था का एक पहिया है और मुझे लगता है कि उसमें उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, उस गंभीरता का परिचय देना चाहिए। कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जो गुमराह करने वाला हो, जो सत्य से परे हो और जो अनावश्यक रूप से आम जनमानस के मन में तमाम प्रकार की भ्रांति पैदा करते हुए उनके स्वयं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला हो। और इस प्रकार की कभी कभी छोटी छोटी बातें व्यक्ति मजाक में कहता है, लेकिन उसको जब हम लोग गंभीरता से कोई लेने लगता है तो कभी कभी उसके जीवन के साथ भी खिलवाड़ होता है। इंसेफ्लाइटिस, उसके कोरोना के मामले में हमने देखा था, जब उन्होंने कहा था कि साहब ये वैक्सीन नहीं लेंगे, और वैक्सीन का परिणाम क्या रहा? बहुत सारे लोगों के जीवन के साथ उस समय खिलवाड़ हुआ होगा, लेकिन ये फ्री में वैक्सीन थी। पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है, WHO ने इसको मान्यता दी और वैज्ञानिकों ने बहुत हमें मौतें बताते हुए बड़ा अफसोस होता है कभी कभी कि इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में बन गया था। भारत में इस वैक्सीन को आने में 100 वर्ष लगे। 2005 में यह वैक्सीन भारत में आया। क्या कर रहे थे हम आजादी के बाद? 1947 से 2005 तक क्या हो रहा था? इतने वर्षों तक आखिर हम क्यों? और इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले ज्यादातर बच्चे कौन थे? अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए बच्चे थे। लेकिन
वोट बैंक बनाने का प्रयास तो हुआ, लेकिन उन पीड़ितों के प्रति कभी संवेदना ईमानदारी से व्यक्त करने का प्रयास नहीं हुआ। वो कभी मुद्दा नहीं बन पाया। इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर वैक्सीन को जापान से भारत आने में 100 साल लगे, लेकिन भारत के अंदर कोरोना जैसी महामारी आती है और मात्र 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं। इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय हम गफलत पैदा करें, लोगों को गुमराह करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करें, यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और किसी भी जिम्मेदार नेता को और जिम्मेदार राजनीतिक दल को इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन के साथ, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसे मुद्दे होते हैं और इस प्रकार के मुद्दों पर हमें हमेशा उसकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए। यहां पर जो भी मुद्दे उठते हैं, यह हर व्यक्ति की संवेदना है। 108 की एक व्यवस्था है, आप कॉल करेंगे, उसका रिस्पांस टाइम के अनुसार आपको वहां पर वह एम्बुलेंस प्रदान करने का प्रयास होता है और हमेशा एक प्रयास होता है, एक व्यवस्था, एक सिस्टम दी गई, एक व्यवस्था दी गई है, लेकिन हम उसको कटघरे में खड़ा करें। शासकीय जो व्यवस्थाएं हैं हमारी सीएचसी की, पीएचसी की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की या मेडिकल कॉलेजेस की, हम उसको ही कटघरा में खड़ा करके आम नागरिक के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करें, यह अच्छी स्थिति नहीं है। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को एक जिम्मेदार नेता के रूप में सदन में बोलना चाहिए, तथ्यों पे बोलना चाहिए। जो आंकड़े हों उन आंकड़ों को एक बार सत्यापन करा करके अगर वे बोलेंगे तो ये विश्वसनीयता उनकी भी, उनके दल की भी बनी रहेगी और साथ साथ इस व्यवस्था के प्रति भी आम जनमानस का विश्वास डगमगाएगा नहीं। और यह अगर विश्वास डगमगाएगा, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक दिन होगा, क्योंकि जनमानस की भावनाओं के विरुद्ध जब भी कोई आचरण कोई व्यक्ति करेगा तो वह अविश्वास की स्थिति पैदा करेगा और वो लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक दिन होगा। दुर्भाग्य से कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए इस प्रकार का आचरण करते हैं या कर बैठते हैं। इसको लोकतंत्र में कहीं मान्यता नहीं देनी चाहिए। सरकार अपने स्तर पर बेहतरीन प्रयास कर रही है और जो कुछ भी होगा, मैंने पहले भी कहा, प्रदेश की बेहतरी के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए हमने इसको जाति, मत, मजहब या क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं बांटा है। 25 करोड़ जनता को डबल इंजन की सरकार ने अपने परिवार के रूप में ट्रीट किया है और बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं उस रूप में पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो रही हैं। हमने उसी रूप में उसको देने का प्रयास भी किया। आजम खान का लगातार कसता जा रहा है शिकंजा। चोरी के स्वीपर मशीन के बाद चोरी की कीमती किताबें बरामद। जौहर विश्वविद्यालय दीवारों से निकाली गई चोरी की कीमती किताबें 3 साल पहले मदरसे में हुई थी गायब। खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से है। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में जौहर यूनिवर्सिटी से खुदाई के दौरान नगर पालिका में स्वीपर मशीनें बरामद हुई हैं। वहीं अब पुलिस को चोरी की किताबें मिली हैं। ये किताबें आलिया मदरसे की हैं। रिमांड पर लिए गए विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्तों से पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी की खुदाई की। इस दौरान उन्हें 3 साल पहले मदरसे आलिया से चोरी हुई किताबें मिली हैं। ये किताबें मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट में दबाई गई थी। वहीं भारी मात्रा में किताबें मिलने के बाद पुलिस ने कैंपस में खुदाई का काम शुरू कर दिया है। रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर नेता नहीं ठग है, ये स्टेट मीडिया नहीं कह रही है, ये शशि प्रताप सिंह का कहना है। पोस्टर जारी कर ओपी राजभर को बताया ठग, बोले 27 सितंबर को नहीं आने देंगे बनारस। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह ने वाराणसी में पोस्टर जारी कर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को ठग घोषित किया है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेहद करीब रहे शशि प्रताप सिंह ने अब उनके खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह ने वाराणसी में मंगलवार को पोस्टर जारी कर ओम प्रकाश राजभर को ठग घोषित किया। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने राजभरों के साथ ही पिछड़ों, शोषित और वंचितों को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया है। पूर्वांचल में ठगी के बाद अब वह बिहार के लोगों को ठगने की जुगत में लगे हुए हैं। शशि प्रताप सिंह ने कहा कि आगामी 27 सितंबर को कार्यक्रम के लिए आ रहे ओम प्रकाश राजभर को बनारस में घूमने नहीं देंगे। जिस सड़क से ओम प्रकाश राजभर आएंगे उस पर हमारे कार्यकर्ता काला झंडा और
ठग राज भर का पोस्टर लेकर उन्हें घेरेंगे। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। 14 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त, हाईवे के रास्ते बिहार ले जा रहा था तस्कर गिरफ्तार। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। रामनगर पुलिस और आबकारी की टीम ने 200 पेटी अंग्रेजी शराब की खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मालवाहक वाहन में बरामद शराब की कीमत 14 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद शराब माफियाओं का सिंडिकेट नहीं टूट रहा है। हाईवे के रास्ते बिहार में शराब की तस्करी जारी है। रामनगर पुलिस अवैध अंग्रेजी शराब की खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं डीसीपी काशीराम आरएस ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर राजस्थान के बाड़मेर निवासी जुंजाराम है, जो मालवाहक वाहन में अवैध शराब छिपाकर बिहार ले जा रहा था। रामनगर थाना प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पांडे की टीम ने सोमवार की रात हाईवे स्थित भीटी से पकड़ा। आबकारी टीम की सहायक में मालवाहक वाहन से ब्रांडेड अलग अलग कंपनियों के 200 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। वाराणसी के बरेका में रेल टेंडर का खेल की अगली कड़ी। अब इस कड़ी में नया मोड़ आ गया है। बड़ी मछलियां द्वारा बिल बाबू पर बयान बदलने का बनाया जा रहा है दबाव, लगातार दे रहे हैं धमकियां। सीबीआई के निर्देश पर मड़ुआडीह थाने में उक्त अधिकारी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। बरेका में मुख्य अभियंता की घूस लेने के आरोप में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद कुछ बड़ी मछलियां बिल बाबू पर सीबीआई के समक्ष दिए गए बयान को बदलने हेतु लगातार बयान बदलने की उच्च अधिकारियों द्वारा दबाव दिया जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो सिविल विभाग के बिल बाबू ने सीबीआई द्वारा सिविल विभाग में रेड के दौरान बिल बाबू से इंक्वायरी की थी, जिसमें उनसे पूछा गया कि पीड़ित राजू प्रजापति के पेमेंट की बिल किसके आदेश पर रोका गया। तो बिल बाबू ने वरिष्ठ मुख्य अभियंता का नाम का खुलासा करते हुए कहा कि उनके आदेश के मुताबिक पीड़ित के बिल को रोका गया था, जिस पर सीबीआई ने अन्य अधिकारियों से भी इस बाबत कड़ाई से इंक्वायरी की है। सीबीआई के जाने के बाद इस मामले में संलिप्त अधिकारियों ने बिल बाबू को बयान बदलने हेतु दबाव बनाने लगे, जिस पर बिल बाबू ने बयान बदलने से मना कर दिया। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। वाराणसी से चलेगी देश की सबसे बड़ी रिवर क्रूज, काशी से असम तक सफर करेंगे टूरिस्ट। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। आसाम के बोगीबील तक क्रूज सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी। पर्यटक आध्यात्मिक नगरी काशी से पूर्वोत्तर की खूबसूरत वादियों से रूबरू होंगे। हम आपको बता दें कि यह रिवर क्रूज नदी पर 4000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। जल मार्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी से असम के बोगीबील तक क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। पर्यटक जल्द ही आध्यात्मिक नगरी काशी से पूर्वोत्तर की खूबसूरत वादियों से रूबरू होंगे। इससे काशी में रोजगार में बढ़ोतरी होगी। इसी तैयारी में जुटे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने सर्वे शुरू कर दिया है। रिवर क्रूज सेवा शुरू करने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी किया गया है। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। मार्शल आर्ट ट्रेनर पर छात्रा ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आ रही है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर जोर दे रही है, लेकिन जब शिक्षक ही भक्षक बन जाए तो गुरु और शिष्य का रिश्ता तार तार होना लाजमी है। मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बरेका का है। मिली जानकारी के अनुसार सूर्य सरोवर पर मार्शल आर्ट सिखाने वाले एक ट्रेनर पर छात्रा ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वहीं मड़ुआडीह थाने में मंगलवार को मुकदमा भी दर्ज करवाया है। इस संबंध में मड़ुआडीह थाना प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। 2 बेटों का अपहरण, बेटों की आस में बैठी मां सरजू पांडे पार्क में। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां जिला प्रशासन की हीला हवाली खुलकर सामने आ रही है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के रौजा स्थित आवास विकास कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां 8 अगस्त को अपहरण हुए 2 नाबालिग भाई। वहीं मुकदमा दर्ज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही पीड़ित मां मजबूर होकर धरने पर बैठी है। जनपद मुख्यालय स्थित सरजू पांडे पार्क में पीड़ित महिला का आरोप है कि थाना कोतवाली निरीक्षक के मिली भगत से नामजद प्रार्थना पत्र देने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। मीडिया से हुई बातचीत में पीड़ित ने बताया कि मैं प्रदेश की योगी सरकार से लेकर जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर तक न्याय की गुहार लगाते लगाते थक गई हूं, लेकिन अभी तक कोई हमें न्याय दिला नहीं सका, इसलिए हम लोग यहां धरने पर बैठे हैं।
देखिए ये रिपोर्ट गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। अपना परिचय दीजिए। जी सर, हम हनुमान प्रजापति आवास विकास कॉलोनी रोजा। ये अपहरणकर्ता के नाम से जो है देख रहे कि आपके नामजद आरोपियों के नाम से अपहरणकर्ता, ये मतलब कब से चल रहा है? सर जो है कि ये जो है कि 8 तारीख 7वें महीने में लड़के हमारे जो है कि स्कूल गए और फिर वापस नहीं आए, जिसके बाबत हम जो है कि एसआई जो है कि देवेंद्र बहादुर और जो है कि कोतवाल साहब विमलेश मौर्य के यहाँ जो है कि आमरण अनशन पे कब से बैठे हैं? आमरण अनशन पर से जो है कि एक बार 30 तारीख 31 तारीख और 1 तारीख को बैठे थे, जिसमें जो है कि विमलेश मौर्य और जो है कि देवेंद्र बहादुर एसआई साहब हमको जो है कि मारपीट की धमकी देकर के जो है कि यहाँ से भगा दिए। अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको, कहाँ तक कार्रवाई हुआ? जी सर, तो उस समय जो है कि संयोग बस जो है कि हमको बोधा जायसवाल जी मिले और जो है कि कहे कि आप जो है कि मौके पर बैठिए, आपकी जो है कि न्याय के लिए हम जो है कि हर तरह से प्रयास करेंगे। अब जो है कि शासन प्रशासन जो है कि हमारे कार्य को जो इस तरह विमलेश मौर्य हैं और जो देवेंद्र बहादुर एसआई साहब हमारे जो है कि 2 बच्चे खोए हैं, इसका दर्द उनको नहीं है। वो जो है कि विपक्षियों से जो है कि शिव कुमार और विजय से जो है कि मिले हुए हैं और जो उनका सहयोगी है उसका नाम जो है कि समूह प्रजापति है, उसके 2 जो है कि सिपाही हैं लड़के। अब उनको दबाव में आकर के जो है कि कार्रवाई कहाँ तक हुआ है? कार्रवाई सर कुछ नहीं हो पा रही है। क्या कहा जा रहा है? सिर्फ हमको जो है कि बरगलाया जा रहा है सर कि आज कार्रवाई कर रहे हैं, कल कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं हो रहा तो आप अब अगला कदम कौन से उठाएंगे? अगर अगला कदम सर जो है कि अब हम बैठे हुए हैं, यदि 30 तारीख तक हमारे बच्चे जो है कि जब हमको पूर्ण विश्वास है कि एसपी साहब की यदि इच्छा बनी और उनका आशीर्वाद बना तो हमारे बच्चे 24 घंटे में आ जाएंगे। यदि नहीं आए तो 30 तारीख तक जो है कि हमें वेट करके फिर जो है कि आत्मदाह का जो है कि प्रयास करेंगे, क्योंकि सर जो है कि अब हम पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। शौचालय बना नहीं, पैसा निकल गया। चारा घोटाला, राशन घोटाला के अपार सफलता के बाद अब शौचालय घोटाला। लाभार्थी को पता नहीं लेकिन उसे 2 बार मिल चुकी है प्रोत्साहन राशि। शौचालय बनाने के लिए मिला सरकारी अनुदान। ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर गटक गए। सब अधिकारियों के संपत्ति की हो जांच, तब खुलेगा राज। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। चौबेपुर चिरई गांव विकास खंड के रामचंदीपुर ग्राम सभा का है। स्वस्थ भारत मिशन के वेबसाइट पर देखने से मामला प्रकाश में आया है। शौचालय निर्माण को लेकर बड़े पैमाने पर सरकारी धन की लूट घसोट हुई है। स्थानीय निवासी राम धीरज पुत्र रामबली के नाम पर अलग अलग फैमिली आईडी से 2 बार 12-12 हजार रुपए निकाला गया है, लेकिन लाभार्थी राम धीरज को एक भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। जब राम धीरज से हमारे स्टेट मीडिया संवाददाता सुनील कुमार यादव ने बात की तो उनका कहना था कि मेरा शौचालय नहीं बना है और नहीं मुझे शौचालय निर्माण के लिए कोई राशि मिली है। उनको पता नहीं कि मेरे नाम से शौचालय का निर्माण दिखाकर पैसा निकाला गया है। ऐसे ही रामचंदीपुर ग्राम सभा में कई लाभार्थियों के नाम पर पैसा निकाला गया है। आइए देखें ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मीडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत गांव में बने शौचालय के संबंध में। हम आज जानेंगे यहाँ के एक स्थानीय निवासी से कि क्या इनका जो है शौचालय बना है या नहीं। क्या नाम है? रामधीराज। पिताजी का नाम? रामबल यादव। गांव का नाम? रामचंदीपुर। आपने शौचालय बनवाया कि नहीं? कहाँ बनल? आपके नाम से 2 बार जो है पैसा निकाला गया है, तो आपको जानकारी इस बात की है? हम जानकारी ना है। आपको पैसा भी नहीं मिला? नहीं, आपका शौचालय भी नहीं बना? नहीं। और आपको ये जानकारी भी नहीं है कि हमारे नाम से पैसा? कोई जानकारी नहीं। तो इनका कहना है रामधीराज यादव का कि इनको जो है कोई जानकारी नहीं है और इनका शौचालय भी नहीं बना है। बड़े पैमाने पर जो है ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। इनके नाम से 2 आईडी पर 2 आईडी जो आईडी होती है परिवार की आईडी होती है, 2 आईडी पर एक पर लिखा है रामधीराज पुत्र रामबली और दूसरे पर लिखा है रामधीराज यादव पुत्र रामबली, और दोनों ही नाम इन्हीं का है। अब जहां एक पर लिखा है राम धीराज और वहां यादव नहीं लगाया गया है और दूसरे पर यादव लगाया गया है। दोनों जो है 12-12 हज़ार रुपया जो है निकाला गया है। ये जो है स्वच्छ भारत मिशन ऐप पर जो है देखने पर जानकारी हुई कि राम धीराज के नाम से 12-12 हज़ार रुपया निकाल लिया गया है, लेकिन राम धीराज का कहना है कि ना ही हमारा शौचालय बना है और ना ही वो पैसा हमको
किसी ने दिया है। ये बड़ी बात है जो है। सरकारी धन का दुरुपयोग किस तरीके से ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर कर रहे हैं, ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। हो सकता है इसमें और भी लोग संलिप्त हों इस सरकारी धन के दुरुपयोग में। कोई ज़रूरी नहीं कि केवल सेक्रेटरी ही और ग्राम प्रधान ही इसमें लिप्त है, हो सकता है और लोग भी लिप्त हों। इसकी जांच। जिला अस्पताल में रेप पीड़िता को लेकर घंटों इंतजार करती रही ओबरा पुलिस। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र से शर्मनाक घटना सामने आई है। 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म पीड़िता को लेकर ओबरा पुलिस इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंची तो वहां कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। जिला अस्पताल में डॉक्टर के मौजूद न होने पर पीड़िता को लेकर पुलिस को घंटों इंतजार करना पड़ा। सोनभद्र से मनीशंकर सिन्हा की रिपोर्ट। जब तक लेडी डॉक्टर उसका आकर के मेडिकल मुआयना नहीं करेंगी तब तक मैं यहीं बैठा। तो लेडी डॉक्टर तो कोई दिख नहीं रही यहाँ पे। अभी फिर दोबारा मैंने यहाँ आकर के सीएमएस से फ़ोन पे बात की। उन्होंने कहा कि मैंने गाड़ी भेज दी है, वो आ रहे हैं। तो कोई यहाँ पे इमरजेंसी में नहीं रहती कोई लेडी डॉक्टर यहाँ पे? अब ये तो इसका जवाब तो सीएमएस ही बता पाएंगे। सीएमएस सर अभी तक नहीं आया क्या सर? नियम क्या यहाँ बोलता पे है? प्रसव केंद्र है तो यहाँ पे तो कोई लेडी डॉक्टर होती है गुजरात में। ये सारे चीज़ों का मैं लिखित में उनसे स्पष्टीकरण मांगूंगा। ये जवाबदेही सीएमएस की है कि जैसे यहाँ पे आम जनता के लिए एक पीएमओ रहता है, फार्मासिस्ट रहता है, वार्ड बॉय स्वीपर रहता है, वैसे ही स्त्री रोग विशेषज्ञ के विभाग में भी एक ऑन कॉल रहना चाहिए। लड़की का दुष्कर्म का मामला था। यहाँ पे आने के बाद देखा जा रहा है कि 3 महीने से भी 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन तो मेडिकल नहीं पाया। क्या है मामला? कप्तान साहब को भी आना पड़ा इस मामले में। प्रकरण है कि एक 8 वर्षीय बच्चे के साथ ये बलात्कार की घटना हुई है। ये जंगल क्षेत्र के एक गांव से संबंधित है जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हम लोगों ने महिला कांस्टेबल और के साथ और सब इंस्पेक्टर प्रवीण सिंह के साथ उसको हॉस्पिटल भेजा गया। मेरे द्वारा भी सीएमओ सीएमएस से फ़ोन से बात हुई तो एक दूसरे पे उन लोगों द्वारा बताया गया कि ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। हम भी ओबरा से चल के यहाँ तक आ गए। कप्तान साहब भी आए थे, लेकिन अभी तक कोई महिला चिकित्सक नहीं आए। काफ़ी विलम्ब हो रहा है। तो अभी क्या मतलब आप लोगों को क्या दिशा निर्देश मिला है? मेडिकल होगा? मेडिकल होना चाहिए, ये तो सीएमओ साहब और सीएमएस ही बता पाएंगे। गोपीगंज नगर स्थित रेलवे स्टेशन पहुंचे नवागत जिला अधिकारी। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही से है। जनपद के नवागत जिला अधिकारी गोपीगंज नगर स्थित ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से पहुंचे। वहीं पहले से मौजूद अपर जिला अधिकारी व उप जिला अधिकारी ने अगवानी की। तेज तर्रार युवा आईपीएस वाराणसी नगर में आयुक्त के पद पर रह चुके हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं। वही हम आपको बता दें कि गौरांग राठी को जनपद भदोही का जिला अधिकारी बनाया गया है। भदोही से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश।